नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले में दो फैसले हैं। एक फैसला है सहमति का और एक असहमति का। 4 जजों का फैसला है कि नोटबंदी ठीक थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नोटबंदी ठीक नहीं थी। 8 नवंबर 2016 की रात लिया गया नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। तो यहीं से बहस फिर से जनता की अदालत में पहुंच जाती है और सवालों में जान आ जाती है। एक जज कहती हैं, जस्टिस कहती हैं कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इससे फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर सवाल तो खड़े होते हैं। नोटबंदी गैर कानूनी थी, यही इस आवाज की अहमियत है। अब यह फैसला केवल फैसला नहीं है, फैसले के साथ फैसले से असहमति भी है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की यह आवाज लंबे समय तक नोटबंदी के इस फैसले के पीछे अंतरात्मा की आवाज बनकर गूंजा करेगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने विदाई समारोह में उन्होंने महिलाओं से कहा था, खुद में भरोसा रखें और बढ़ने की कोशिश करती रहें। आपके पिता ES वेंकटरमैया भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु में प्रैक्टिस करने की चुनौती स्वीकार की और वहां नए सिरे से अपने लिए जगह बनाई। आज हर जगह जस्टिस बीवी नागरत्ना की इस असहमति की चर्चा है और इसी के बहाने मीडिया में कानून के जानकार इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। यही इस असहमति की ताकत है। फैसला फैसला होता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, असहमति की आवाज आगे चलकर उस फैसले को पलटती भी है और दूसरे फैसलों पर असर भी डालती है। मेरे हाथ में जस्टिस रोहिंटन F नरीमन की यह किताब है। यह किताब असहमति के फैसलों के इतिहास का शानदार संकलन है। जस्टिस रोहिंटन F नरीमन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इस किताब में 1984 के एक केस विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य का जिक्र भी है। इस केस में जस्टिस वेंकटरमैया के फैसले के खिलाफ जस्टिस AP सेन ने असहमति दर्ज कराई थी। इसका उदाहरण देते हुए किताब के लेखक जस्टिस रोहिंटन नरीमन लिखते हैं कि असहमति के फैसले उस कयामत का अनुमान लगा सकते हैं जो बहुमत वाले जजमेंट के कारण समाज पर आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, बहुमत के जजमेंट का क्या बुरा असर होगा, इसका अनुमान असहमति के फैसलों में दर्ज होता है। अंग्रेजी में इस तरह से इस किताब में लिखा है, डिसेंटिंग जजमेंट्स कैन ऑल्सो फोरटेल द डूम विच द मेजॉरिटी जजमेंट विल हैव ऑन सोसाइटी जनरली। रोहिंटन नरीमन इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका का एक उदाहरण भी देते हैं। असहमति उस कयामत की भविष्यवाणी करती है जो आ चुकी है या आने वाली है। यह साधारण पंक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2 खंडों की इस किताब में कई ऐसे प्रसंगों के साथ ऐसी कई दलीलें दी हैं असहमति के पक्ष में। पेंगुइन ने इसे छापा है। अगर आप जस्टिस नागरत्ना की असहमति को समझना चाहते हैं तो यह किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी कानूनी थी, मगर एक जज का फैसला है गैर कानूनी थी, उनकी असहमति है। आज के अखबारों में और मीडिया वेबसाइट पर छपी इन खबरों से सरकार और उसके समर्थक गदगद नजर आ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मुहर लगा दी है। उस रहस्यमयी फैसले और उसके असर को लेकर किए गए दावों के सारे सवाल अब खत्म हो जाते हैं। इन खबरों में आज ही जश्न नहीं है, उस समय भी ऐसा ही जश्न था। ज्यादातर मीडिया के लिए नोटबंदी तो पहले दिन से ही एक शानदार फैसला रही है। जब उन्हें पता नहीं था कि यह फैसला क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, और ना बहुतों ने कभी पूछने का साहस किया कि यह फैसला किस किस को अंधेरे में रखकर लिया गया और जो फायदे के दावे किए गए वो हुआ तो कैसे हुआ। क्योंकि जाली नोट तो अब भी चलन में है और कैश का चलन अब भी है। डिजिटल लेन देन बढ़ी है, मगर क्या इसे बढ़ाने का तरीका नोटबंदी से ही हासिल हो सकता था? तो दुनिया में हर देश में नोटबंदी हो रही होती, वहां तो लोग डिजिटल लेन देन कर भी रहे हैं बिना नोटबंदी के। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि नोटबंदी बहुत गंभीर मुद्दा है,
इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना के जरिए क्यों लागू किया, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद थे? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। समझिए इस बात को। बहुमत के फैसले में एक बात कही गई है जिस पर गौर कीजिए। यह भी कहा गया है कि माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अगर अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करती है तो उसे रोकने के लिए उसकी संसद के प्रति जवाबदेही तय की जाती है, होती है। तब तो संसद तक यह मामला जाना ही चाहिए था। क्या यह सवाल किया जा सकता है? यह 8 अगस्त 1980 का हिंदुस्तान टाइम्स है। खबर की क्लिपिंग पुरानी है, मगर अखबार का यह टुकड़ा बहुत कुछ कहने वाला है आपसे। 82 साल के महेंद्र महर्षि जी पुराने पत्रकार हैं। उनके खजाने से हमें यह कतरन मिली है। इस अखबार में जो सबसे पहली खबर छपी है वही देख लीजिए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उनका बयान है, चीन को लेकर साफ साफ बोल रही हैं कि चीन के सिखे सिखाए लोग सीमा पर अशांति पैदा कर रहे हैं। फिर याद कीजिए कैसे चीन का नाम तक नहीं लिया जाता है, और कौन नहीं लेता है यह भी याद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया था जब लद्दाख के एक इलाके में चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। यहां इंदिरा गांधी साफ साफ कह रही हैं कि चीन से ट्रेन किए गए लोग सीमा पर टकराव पैदा कर रहे हैं। खैर, हम आते हैं इसी अखबार में छपी इस खबर पर। 100 रुपए के नोट को बैन किया जाएगा या नहीं, संसद में बहस चल रही है। उस पर सरकार कह रही है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उस समय इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकटरमन राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि सरकार नोटबंदी पर विचार कर रही है, लेकिन 100 के नोट को बैन किया जाएगा तो जनता को परेशानी होगी, इसलिए 100 के नोट को बैन नहीं करेंगे। गांव में लोग 100 रुपए के नोट रखते हैं और अगर बैन किया गया तो आफत आ जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। तो संसद में जब बहस हुई तो आम लोगों की चिंता की गई। यह खबर बताती है कि नोटबंदी को लेकर संसद को किस तरह से विश्वास में रखा गया था और रखा जा सकता था। क्या यही सवाल जस्टिस नागरत्ना नहीं उठा रही हैं कि संसद को विश्वास में लिया जा सकता था? अगर संसद में बहस होती तो सवाल उठते कि 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जो नोटबंदी की उसका क्या फायदा हुआ, असर हुआ। पहले तो उस समय की नोटबंदी केवल कुछ नोटों के लिए की गई, यह ध्यान में रखिएगा। 1000, 5000, 10,000 के नोट ही बैन किए गए थे। उस समय 100 रुपए का नोट ज्यादा चलता था, मगर इन 3 नोटों का प्रचलन बहुत कम था, 1% भी नहीं। उसे बैन किया गया, जबकि 2016 में जो नोट बैन हुए 500 और 1000 के 85% चलन में थे। चलन में जितने भी नोट थे उसका 85% 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट का था। तो 1978 में 1% से कम की मुद्रा बैन की गई और 2016 में 85% मुद्रा बैन हुई। 1978 की नोटबंदी सफल नहीं रही थी। अगर संसद में चर्चा हुई होती 2016 में तो यह बात सामने आती कि 1980 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने एक अध्ययन कर बताया था कि 1978 की नोटबंदी व्यापक रूप से फेल थी। क्यों फेल हुई, इसके कारण भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार और उसके समर्थक चाहे जितना थिरक लें, मगर असहमति की आवाज उनके डांस का मजा खराब कर देती है, करती रहेगी। अब आते हैं फैसले के उस हिस्से पर जिसे लेकर बहस एक अलग तरीके से हो रही है, रिजर्व बैंक की भूमिका को लेकर, उसके अधिकारों को लेकर। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है उससे साफ होता है कि रिजर्व बैंक ने स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया। सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी के अनुसार हुआ है। संसद को विश्वास में नहीं लिया गया, रिजर्व बैंक ने स्वायत्त तरीके से काम नहीं किया। तो बचा क्या? सिर्फ स्वायत्तता की बात नहीं है, बल्कि यह भी जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि स्वायत्त तरीके से सोचने का समय भी नहीं था। क्या जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी आपके कानों में खतरे की घंटी नहीं बजाती है?
उनकी एक एक लाइन 4 बनाम 1 के इस फैसले पर सवाल उठाती है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रमा सुब्रमण्यन ने नोटबंदी को सही ठहराया है। 8 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से एक सवाल पूछा था, क्या आपने नोटबंदी के मकसद को हासिल कर लिया? सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तब कहा कि यह सवाल अकादमिक है। तब जस्टिस AS बोपन्ना ने कहा कि जो हुआ उसे तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इस सवाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्या रिजर्व बैंक से इसका जवाब मिल गया कि नोटबंदी का मकसद हासिल हुआ या नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक की ही ताजा रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के समय की तुलना में इस समय नकदी मुद्रा चलन में 71% से अधिक की वृद्धि हो गई है। इसलिए जस्टिस नागरत्ना के सवाल अहम हैं। जस्टिस गवई ने लिखा है कि यहां यह प्रासंगिक ही नहीं है कि मकसद पूरा हुआ या नहीं। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि 24 घंटे में नोटबंदी का फैसला ले लिया गया। जस्टिस नागरत्ना की भाषा को ध्यान से सुनिए। वे कहती हैं कि 24 घंटे में नोटबंदी का फैसला लिया गया। बाकी जजों के फैसले में कहा जाता है कि रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के भीतर ही रिजर्व बैंक और सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ, परामर्श हुआ। 6 महीने के भीतर हुआ यह व्यापक परिभाषा है और 24 घंटे के भीतर फैसला हुआ यह सटीक संदर्भ है। 4 जजों ने नोटबंदी को वैध माना है, मगर जस्टिस नागरत्ना ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और गैर कानूनी कहा है। वे कह रही हैं कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक ने जो सलाह दी वह सलाह कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि RBI को जो शक्तियां दी गई हैं उसके मुताबिक किसी भी मुद्रा के सभी सीरीज को बैन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। रिजर्व बैंक को मिले इस प्रावधान पर अदालत के बाहर भी बहस हो रही है। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि सेक्शन 26(2) के तहत खास सीरीज के नोट ही बैन किए जा सकते हैं, उनका प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस धारा में एनी लिखा है, जिसका मतलब ऑल नहीं हो सकता है। एनी का ऑल यानी कुछ का सब कर दिया गया। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि सभी नोटों को हटाने की शक्ति सरकार के पास है, रिजर्व बैंक के पास नहीं। इसलिए उनका आशय है कि संसद में बहस होनी चाहिए, संसद की मंजूरी होनी चाहिए और फिर नोटबंदी होती। केवल रिजर्व बैंक के बोर्ड की राय ही महत्वपूर्ण नहीं है, संसद की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि रिजर्व बैंक ने स्वायत्तता से फैसला नहीं दिया। याद रखिएगा, यही एक बात अलग से बहस की मांग करती है। रिजर्व बैंक ने सरकार की मर्जी के अनुसार काम किया। सरकार का फैसला सही था, तब भी यह सवाल उस सही फैसले को आंखें दिखा रहा है कि रिजर्व बैंक ने तो स्वायत्तता से काम ही नहीं किया। यह वीडियो लंबा होता जा रहा, मगर आप ध्यान से सुनिए। अगर रिजर्व बैंक स्वायत्तता और अपनी शक्तियों के हिसाब से काम करता, तब उस बात में ज्यादा दम होती कि सरकार का फैसला सही था। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि जिस एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, उस एक्ट के सेक्शन के तहत पहले रिजर्व बैंक को सुझाव देना चाहिए था और उसे सरकार स्वीकार करती, मगर इस केस में प्रस्ताव तो सरकार की तरफ से लिखित रूप में आया, जो धारा 26(2) के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस नागरत्ना के उठाए एक एक सवाल बेहद गंभीर लगते हैं और 4 बनाम 1 के इस फैसले पर भारी पड़ते दिखते हैं, क्योंकि उन सवालों का संबंध जनता के उन सवालों से है जो पिछले 6 साल से पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की आलोचना का अधिकार देता है, बस आप ध्यान रखिएगा, जजों की मंशा पर सवाल नहीं कर सकते। यही हमारे सुप्रीम कोर्ट की खूबी भी है कि वह अपने फैसलों की समीक्षा और आलोचना पर रोक नहीं लगाता है। 58 याचिकाएं दायर की गई थीं, सब की सब खारिज हो गईं। भ्रष्टाचार की हालत यह है, बताने की जरूरत नहीं। बस खबरों में भ्रष्टाचार नहीं है। 2022 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा था, याद दिलाना चाहता हूं। यही कहा था ना कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और लड़ाई को तेज करनी है। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि नोटबंदी का मकसद क्या था, यह अलग बात है, लेकिन अगर कानूनी आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी तो गैर कानूनी तरीके से यह फैसला लिया गया था। रोहिंटन नरीमन ने अपनी इस किताब में लिखा है कि असहमति का कितना महत्व है। 18वीं सदी के
आखिरी दशक में और उसके आखिरी वर्षों में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल हुए। अमेरिका के न्यायिक इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। जस्टिस मार्शल ने फैसलों में असहमति पर रोक लगा दी। उनका मानना था कि कोर्ट को एक आवाज में फैसला देना चाहिए, मगर उसके बाद भी उन्होंने 9 फैसलों में अपनी असहमति दर्ज कराई है। चीफ जस्टिस होते हुए भी बाद में एक दूसरे चीफ जस्टिस ने अमेरिका में असहमति पर लगी इस रोक को हटा दिया। 1948 में एक किस्सा इस किताब में दर्ज है कि 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के समय टोक्यो वार क्राइम ट्रायल होता है और इस ट्रायल में भारत की तरफ से जस्टिस राधा विनोद पाल हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने 1200 पन्नों की असहमति लिखी थी। इस किताब में रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन यह भी बताते हैं कि कई मामलों में दर्ज की गई असहमतियां आगे चलकर कानून बन जाती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना 4 जजों के फैसले के सामने अपनी असहमति दर्ज कराकर नोटबंदी को लेकर उठ रहे तमाम सवालों को जिंदा कर देती हैं। फैसला भले आ गया हो कि सब चंगा है, मगर सवाल अभी भी जिंदा हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।